आज की यह वीडियो जियोग्राफी यानी कि भूगोल की महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस एक मात्र वीडियो से आप सभी की परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। मैं गारंटी ले रहा हूं, आपको भरोसा दिला रहा हूं कि यदि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे और जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं इनको तैयार कर लेंगे तो गारंटी आपको परीक्षा में कोई नहीं फेल कर सकता, क्योंकि लगभग जो प्रश्न है 90% तक प्रश्न जो है वो आज की इस एक मात्र वीडियो से आएंगे। तो इसीलिए इसका नाम है महासंग्राम रिवीजन क्लास। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी कि भूगोल का है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के छात्र हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि हरित गृह प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन मेरे जानकारी के अनुसार पिछले सालों में कई बार रिपीटेड है और कई बार इस बार भी परीक्षाएं कई यूनिवर्सिटियों में हो चुकी हैं, उसमें भी प्रश्न पूछा जा चुका है और आपकी परीक्षा में आने के 90% उम्मीद है, तो इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। इसका उत्तर लिखेंगे कि ग्रीन हाउस का मतलब होता है हरित गृह, मतलब कि हरा घर एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ग्रीन हाउस मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा पौधा घर हो, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि ग्रीन हाउस मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा पौधा घर होता है जो ऐसे कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से निर्मित होता है। ध्यान से सुनेंगे, ये पौधा घर पर होता है। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। ओके, जो ऐसे कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से निर्मित यानी कि बना होता है जिसमें सूर्य की किरणें तो मतलब कि इंटर तो कर जाती, प्रवेश तो कर जाती, लेकिन एग्जिट नहीं होती। मतलब कि इसमें पौधा जो होता है घर की परावर्तनी रोधी दीवारों के कारण सूर्य की किरणें वापस नहीं लौट पाती। ठीक है, मतलब कि आ तो जाता है लेकिन जाता नहीं। ठीक है, ओके, इसके परिणाम स्वरूप पौधा घर या हरित घर का तापमान बाह्य वातावरण के तापमान से अधिक हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो कुछ ठंडे प्रदेश होते हैं, बहुत सारे हमारे जो ऐसे प्रदेश है जहाँ पर ठंडा मौसम रहता है, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में स्थित हरित घरों में अधिक तापमान पर उगाई जाने वाली कुछ फसलें भी होती हैं, कुछ सब्जियां भी होती हैं। ठीक है, उनका सफलतापूर्वक उत्पादन तो किया जाता है, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी पृथ्वी की भी हो रही है। इसी कारण से पृथ्वी की जो ठीक है कि गर्म जो होती जा रही है और इसकी जो प्रवृत्ति हो ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ठीक है ग्रह प्रभाव सिद्धांत को प्रभावित कर रही है। तो इस प्रोसेस को हम एक तरीके से ग्रीन हाउस या फिर हम लोग हरित ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग दी गई है, तो आप अलग अलग भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएंगे। ठीक है, फिर एक परिभाषा और है जो कि इंटरनेट पे आपको उपलब्ध है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह, ठीक है, हरित ग्रह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण यानी कि हमारे जो चारों ओर के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने, ठीक है, बनाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल होता है, जैसे हम लोग ठीक है हरित गृह का एक तरीके से प्रोसेस कह सकते हैं, एक प्रक्रिया कह सकते हैं। तो इस प्रकार भी परिभाषा लिख सकते हैं। कुल मिला के महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आप अपने अनुसार भी इसकी परिभाषा तैयार कर सकते हैं, बस इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके घटक कौन कौन से उनके बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, पृथ्वी स्वयं में एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर कोई कहे कि भैया पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दीजिए, तो आपको लिखना है कि पृथ्वी है, ठीक है, और ये पृथ्वी स्वयं में एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, पृथ्वी पर मिलने वाले प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र जो हैं वो आप लोगों के समझ निम्नवत किए गए, जैसे कि जिसमें आता है नंबर 1 पे अकार्बनिक। अकार्बनिक घटक के अंतर्गत आपको इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, फास्फोरस आदि लवण आते हैं तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, किसमें, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में जो अकार्बनिक है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब वहीं पर कार्बनिक घटक में देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो कार्बनिक घटक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि शामिल हैं। ठीक है, मरने के बाद ये अकार्बनिक भागों में विघटित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब जानते हैं आप लोग, दाल चावल जो आप लोग रोटी खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में आप लोग जानते हैं कि दाल में प्रोटीन होता है, वसा भी खाना भोजन से मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके जो हैं, ठीक है, कार्बनिक चीज़ें हैं जिनसे आप मतलब कि जिससे आप लोगों को कार्बनिक चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाना में मिलता है, ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, में खाद्य पदार्थ से मिलती हैं, ठीक, खाने वाली चीज़ से, चाहे भोजन हो या फिर कोई फल फूल हो। ठीक है, तो उनसे क्या मिलता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, यही सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला घटक है भौतिक घटक। तो भौतिक घटक में आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत हवा आता है, प्रकाश आता है, ताप आता है आदि आते हैं। ठीक है,
और ऊर्जा के प्रमुख स्रोत भी हैं, ठीक है, ये सब ओके। अगला घटक है उत्पादक घटक, ठीक है। इसमें हरे पौधे और घास आती है जिनमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी उपस्थिति में अपना भोजन वो स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो पौधे घास होते हैं अपना स्वयं का भोजन क्यों बनाते, कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि क्लोरोफिल होने के कारण ये लोग अपना जो भोजन है वो स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे फल फूल जो होते हैं, ओके। तो ये है आपका अगला घटक। अब है उपभोक्ता वाला घटक। उपभोक्ता घटक में क्या आता है, इसमें प्रथम श्रेणी के शाकाहारी होते हैं जो कि पौधे और घास को खाकर ही जीवित रहते हैं, जैसे कि खरगोश, बकरी, गाय। और दूसरी श्रेणी एक है इसमें, ठीक है। इसमें उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया, ये सब क्या खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। और तृतीय श्रेणी में आता है, ठीक है, तृतीय श्रेणी में उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी में जंतुओं को खाते हैं, जैसे कि गिद्ध, सर्प, ठीक है, ओके। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जंतुओं को खा लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो इंसान एक तरीके से कहाँ, बकरी को भी खा सकते हैं, गाय को भी आप लोग देख सकते हैं खा सकते हैं, ये सब खरगोश को, यानी कि जितने भी जंतु होते हैं उनको ये खा सकते हैं, ठीक है, सब जो प्राणी होते हैं। तो इस प्रकार सिंपल सी परिभाषा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला कि भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनेंगे इसका उत्तर। भूमंडलीय उष्णता आज विश्व की महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। जो भूमंडलीय उष्णता है ये आज की जो है बहुत बड़ी जटिल समस्या बन गई है। भूमंडलीय उष्णता के कारण संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो गया। जलवायु में हर चीज़ में हो, चाहे जल हो चाहे वायु हो, दोनों में परिवर्तन हो गया। आप लोग देखते हैं कि पानी आज किस तरीके का लोग पी रहे हैं, देखिए काफ़ी गंदगी, और वायु पूरी तरह प्रदूषित होती जा रही है, ठीक है। देखिए कई सारी फैक्ट्रियाँ, धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, बहुत सारी जो अलग अलग इंजन है या फिर अलग अलग मशीन, उनसे जो धुआं निकलता है हमारे पर्यावरण को और हमारे जो मंडल है, जलवायु, इन सभी को सबको परिवर्तन करता है। इन पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा बहुत ही बड़ा समस्या बन रहा है विश्व भर का, ठीक है। तो इस प्रकार थोड़ी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि, ठीक है, क्योटो शब्द के अंतर्गत 6 हरित गृह गैसें, ठीक है, GHG, ठीक है, 3 ऐसी पहचानी गई हैं जो मुख्यतः भूमंडलीय उष्णता के लिए उत्तरदायी है, जिसमें से पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है मीथेन, और तीसरी है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथी हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ठीक है, और फ्लोरोकार्बन है, फिर सल्फर, ठीक है, हेक्सा फ्लोराइड है। ये कुछ प्रमुख गैसें हैं जो आप लोग इसमें लिखेंगे। कई बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है, तो आप लिखेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर आप अगला मतलब कि उत्तर लिख सकते हैं, भूमंडलीय उष्णता के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो दुष्परिणाम के बारे में भी आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अब एक ही प्रश्न, लेकिन कभी कदार आपको एक अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि भूमंडलीय, ठीक है, उष्णता के दुष्परिणाम बताइए, दुष्परिणाम क्या क्या है। तो आपको दुष्परिणाम में लिखना है कि 2002 का जो सन था दूसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। ध्यान से सुनेंगे, 2002 एक वर्ष रहा, 2002, ठीक है, सन 2002 में बहुत ही अधिक, ठीक है, गर्म वर्ष रहा है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार 1967 से 2003 तक 2002, ठीक है, दूसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। पहला 1998 तथा, या फिर पहला 1998 था, और 1980 से अब तक 15 सर्वाधिक गर्म वर्ष रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड किए जा गए हैं। मतलब कि इसमें यह बताया गया है कि गर्म मतलब कि गर्म कौन सा साल गर्म ज़्यादा गया जिसमें गर्मी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, आप लोग पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ओजोन परत से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, पक्का 100% श्योर है, तो इसको भी आप लोग तैयार करेंगे। उत्तर बिल्कुल सिंपल भाषा में प्रस्तुत है, ठीक है। अगला कि मृदा प्रदूषण के कारण और परिणाम बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मिट्टी खनिज लवणों एवं अपघटित जैविक पदार्थों का समूह मात्र ना होकर स्वयं में एक जटिल तंत्र है, ठीक है। मिट्टी, खनिज, लवण एवं अपघटित जो जैविक पदार्थ का जो समूह होता है, ठीक है, इनकी जो मात्रा ना होकर एक स्वयं की समस्या है, ठीक है, एक जटिल तंत्र है जो लंबे समय में जलवायु, जीवों व अन्य भौतिक कारकों की अन्योन्याश्रित क्रियाओं से उत्पन्न होती है, ठीक है। और वहीं पर एक प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है ठीक है, डोकियासेओ। इन्होंने कहा कि मृदा मात्र शैलों, पर्यावरण, जीवों और समय की आपसी क्रियाओं से उत्पन्न होती है। तो इन्होंने ये परिभाषा दी है। बाकी आप लिख सकते हैं कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, ठीक, कार्बनिक पदार्थ, गैसें एवं जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं।
मिट्टी में उपयुक्त पदार्थों की मात्रा एवं अनुपात में विभिन्न कारणों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वही होता है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि मिट्टी में बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो जो प्रदूषित कर रहे हैं मिट्टी को। ठीक है, हवा भी करती है। बाहर देखिए, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हवा ऐसी चल जाती है जिसकी वजह से हमारी जो खेत की मिट्टी होती है, फिर मृदा होती है मिट्टी। ठीक है, मृदा को हिंदी में मिट्टी बोलते हैं। ठीक है दोनों एक ही चीज़, लेकिन शॉर्ट भाषा समझिए आप लोग। ठीक है, तो मिट्टी को कभी कभी हवा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हवा की वजह से आप लोग देखते हैं कि जब गर्मी का सीजन होता है तो हमारे जो खेत होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मतलब कि उसमें जैसे बोलते हैं चिटिक जाते हैं, जिसको बोलते हैं। ठीक है, गाँव की भाषा में देखिए आप लोग देखते हैं कि मिट्टी में थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है। किस प्रकार हो जाता है, छिद्र छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग, जैसे कि कोई धरती यहाँ से फट गई हो। ठीक है, जब आप लोग देखेंगे ऐसे 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 मिट्टी, जैसे कि आप लोग खेत में जाएंगे तो जैसे कि लगा कि यहाँ पर फट गई हो। ठीक है, पूरी धरती उस प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हवा से होता है। और दूसरी जो मृदा प्रदूषण का कारण है वो आपका बहुत ज़्यादा जल है। जल यानी कि पानी। आप लोग देखते हैं बहुत लोग क्या है, नहर से पानी लगाते हैं खेतों में सिंचाई करने के लिए। और बहुत सारे लोग हैं जो गंदे, बहुत सारे नाले हैं। ठीक, जैसे मैं पर्सनली फरीदाबाद गया था, तो फरीदाबाद में मेरे भाई जी रहते, तो वहाँ पर मैं गया था तो एक भाई बहुत ही बड़ा नाला है। ठीक है, तो वो नाला एक नहर के समान है, तो उसमें गंदा ही पानी, एकदम काला पानी बहता है। ठीक है, तो मुझे जानकारी मिली कि जो वहाँ फरीदाबाद के जो जहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती है, फसल उगाए जाते हैं, वहाँ पर जो सिंचाई होती है उसी गंदे पानी से होती है। ठीक है, तो वो गंदा पानी क्या करता है, मृदा यानी मिट्टी को प्रदूषित तो ही करता है। ठीक है, गंदा पानी। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं जो मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं। तो इस प्रकार परिभाषा लिखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। पूरा उत्तर आप लोगों के समझ प्रस्तुत है। बेसिक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग उनको तैयार कर लें और बाकी उत्तर आप अपने अनुसार तैयार कर लें। पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न भैया सुनामी से जुड़ा है। सुनामी आप लोग जानते हैं प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, तो सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है तटीय तरंग, जो सागर में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी के फटने से ऊर्ध्व दिशा में विक्षोभ द्वारा जनित होता है। और 26 दिसंबर 2004 को घटित आपदा का कारण सुमात्रा के तट के पास समुद्र में आया भूकंप था, जहां भूप्रकृति की दो प्लेटों, भारतीय प्लेट एवं म्यांमार प्लेट ने परस्पर रगड़ खाई। भारतीय प्लेट प्रायः प्रतिवर्ष उत्तर पूर्व की ओर करीब 6 सेंटीमीटर या हमारी उंगलियों के नाखून की वृद्धि की दोगुनी दर से खिसकती है। ज्यों ही भारतीय प्लेट म्यांमार प्लेट के नीचे खिसकने लगी तो दबाव निर्मित हो गया। प्रकट रूप से दोनों प्लेटें एक ही झटके में 15 मीटर खिसक गई। ऐसा अनुमान लगाया गया कि म्यांमार प्लेट का लगभग 1200 किलोमीटर हिस्सा टूट गया और इससे हिंद महासागर में जल का भारी विस्थापन हुआ। ठीक है, तो ये मतलब कि जो है ना, सुनामी एक जो मतलब कि शब्द है, एक जापान का है। तो जापान में बहुत ही ज़्यादा भूकंप आता है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं, ज़्यादातर भूकंप जो है वो जापान में ही आता है। ठीक है, जो कि मतलब कि मतलब कि ये सब क्या है, जो है समुद्र के किनारे है ना, इस वजह से यहाँ पर समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है ना, भूकंप जब आ जाता है और कई सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं। अगर आप लोग कहीं पर सर्च करेंगे तो आपको भूकंप जो सबसे ज़्यादा मिलेगा वो जापान में ही आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तटीय तरंग जो सागर में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी भी फटने से ऊर्ध्व दिशा में विक्षोभ द्वारा निश्चित होता है। एक आपदा जो घटित हुई थी, ठीक है, 2004 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, भूकंप जब आया था तो बहुत ज़्यादा जो मतलब कि कुछ प्लेट्स होती हैं वो खिसक गई थी, मतलब कि इतना ज़्यादा आ गया था। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक मान लीजिए कि दीवार है तो दीवार पूरी तरह खिसक गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसके बारे में लिखेंगे। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, सुनामी से जुड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सुनामी क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। ये मैंने अपने अनुसार परिभाषा रख दी है, आप अपने अनुसार भी परिभाषा इसकी तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक में आप अपने, या फिर इंटरनेट पे भी। ठीक है, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी आपको सिंपल परिभाषाएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भैया भूकंप आपदा को समझाइए तथा भूकंप आपदा प्रबंधन के उपाय बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ध्यान से सुनेंगे, भूकंप के बारे में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, एग्जाम में भूपटल को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक शक्तियों में भूकंप का यकायक उत्पन्न होने वाली सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति है, मतलब कि यकायक मतलब कि अचानक से। ठीक है,
भूकंप धरातल के वे कंपन होते, मतलब कि भूकंप आता तो धरती मतलब कि एक तरीके से हिलने डोलने लगती है। आप लोग देखते नहीं कभी कभी भूकंप का झटका आता तो धरातल जो मतलब कि पृथ्वी कंपन करती हिलने लगती है, ठीक है, जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से उत्पन्न होती है, ठीक है। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप जो है ना वो सर्वाधिक हानिकारक व विनाशकारी माने जाते हैं। ध्यान सुनेंगे, भूकंप आने से आप लोग ने सुना होगा भूकंप जो आया था केदारनाथ में, वो भूकंप आप लोग देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा, भूकंप उसे कहते हैं, ठीक है। तो भूकंप आने से क्या होता है ना कि जो पृथ्वी वो पूरी हिलने डुलने लगती है, जिससे कि इंसान की हानि होती है और आर्थिक फिजिक यानी कि जितने भी चीज़ें, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो किसी के इंसान हो, सब चीज़ की हानि होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी, ठीक है, विनाशकारी और हानिकारक आपदा है, ठीक है, जो कि ये मतलब कि अभी अपने यहाँ तो बहुत ही कम देखने को मिली है, लेकिन जहाँ पर जैसे जापान में बताया यहाँ पर बहुत आती है, ठीक है। तो भूकंप में आने से पूर्व ना तो कोई चेतावनी मिलती है और ना ही इनके आने के समय के बारे में कोई वैज्ञानिक कोई स्पष्ट भविष्यवाणी कर सकता है, ठीक है। तो भूकंप भैया कोई बता के तो आता नहीं, और ना कोई वैज्ञानिक है जो इसका मतलब कि पहले से भविष्यवाणी कर सके कि हाँ ये भाई भूकंप आने वाला है, ठीक है। इसी कारण भूकंप आपदा से होने वाली हानियों से बचने के लिए मानव के पास समय नहीं रहता है। भूकंप से होने वाली विनाशकारी प्रभावों को भूकंप आपदा कहा जाता है, यानी कि भूकंप से होने वाली जो भी विनाशकारी यानी कि जो विनाश कर दे, ठीक है, उन सभी प्रभावों को हम भूकंप आपदा के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखेंगे। ओके, प्रकार लिखेंगे बेसिक सा परिभाषा और बेसिक सा उत्तर, इसका कोई इतना हार्ड लेवल नहीं, आप लोग एक बार समझ लेंगे तो कहानी की तरह है, ठीक है। और भूकंप आपदा प्रबंधन के उपाय क्या क्या हैं, तो इस आपदा के प्रबंधन के द्वारा भूकंप में आने तक, भाई आने को तो कोई रोक नहीं सकता, ना रोका जा सकता है, ठीक है, वरना सभी लोग रोक ले। तो भूकंप से होने वाली हानियों को कम आवश्यक ही किया जा सकता है, मतलब कि ये कहा जा सकता है कि हाँ भैया उस चीज़ को हम पहले से अगर अलर्ट रहेंगे, अगर कहीं संभावना व्यक्त होगी तो भाई संभावना भी नहीं व्यक्त होती और ना तो इसकी अलर्ट होता है कि हाँ भैया आने वाला, लेकिन कभी कभी किस एरिया में आता तो ये उम्मीद लगाया जाता है कि हाँ इस एरिया में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है बस। ओके, तो मान लीजिए कि अचानक से आ गया तो बहुत सारी हानि होती है, अगर कुछ बहुत संदेह मिल गया कहीं से थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हानियाँ जो हैं वो कम की जा सकती हैं, ठीक है। और भूकंप आपदा प्रबंधन हेतु निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए गए हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, आपको पढ़ लेना है। पहला है कि वैज्ञानिक द्वारा भूपटल की दृष्टि से अति संवेदनशील भूभागों तथा मध्य संवेदनशील भूभागों का पता लगाया जा चुका है, अतः भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील तथा मध्यम संवेदनशील क्षेत्रों में भवन निर्माण करते समय ऐसी तकनीकी यानी कि घर जो या फिर मकान या फिर जो भी चीज़ बनाई जाती हो, ठीक है, वो अच्छी टेक्नोलॉजी से और अच्छी तरह बनाई जाती है, ठीक है, और उपयोग को अनिवार्य कर दिया जाए जिससे निर्मित भवनों पर भूकंप का न्यूनतम प्रभाव पड़े, मतलब कि स्ट्रांग बनाया जाए, अच्छे इसमें मटेरियल लगाया जाए, ठीक है, और ज़्यादा नीचे तक खुदाई करके उस चीज़ को जोड़ा जाए ताकि मान लीजिए भूकंप आए तो उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, न्यूनतम ही पड़े। तो इस प्रकार बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग उपाय दिए जिनको आपको तैयार कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। अगला चक्रवात है जो कि हमेशा आता है, कोई भी परीक्षा ऐसी छूटी नहीं जिसमें चक्रवात ना आया हो। चक्रवात आपदा प्रबंधन के माध्यम से चक्रवात रोका तो नहीं जा सकता, मतलब कि ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं तो इनको रोका नहीं जा सकता, बस ये है कि हम उससे थोड़ा सतर्क रहेंगे तो हमको थोड़ी कम हानि होगी बस। तो चक्रवात आपदा प्रबंधन के माध्यम से चक्रवात को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन चक्रवात से होने वाली जन धन यानी कि इंसान की और जो धन है उसकी जो यानी कि प्रॉपर्टी है या फिर कोई सामान है या फिर कहीं पर कुछ रखा है, ठीक है, तो उसकी हानि को हम कुछ प्रकार हैं, निम्न उपाय हैं जिनके माध्यम से हम कम कर सकते हैं, जिनके यहाँ पर दिया गया आप लोग तैयार कर लेंगे। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। भूस्खलन भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसके बारे में तैयार कर लेंगे, ठीक है। ओके, अगला कि बाढ़ आप लोग जानते हैं ना, अच्छे से कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाढ़ का सामान्य अर्थ है किसी भूभाग पर लगातार कई दिनों तक जलमग्न, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर लगातार बारिश होते रहना, या फिर आप लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि लगातार बारिश होते रहना, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी स्थान पर कहीं पे लगातार पानी आ जाना। जैसे कि आप लोग ने अभी देखा था दिल्ली में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, ठीक है। ये ज़्यादा क्या होता है कि जहाँ पर समुद्री इलाका होता है या फिर जहाँ पर नदियों का इलाका होता है वहाँ पर ये बाढ़ ज़्यादा आती है, ठीक है। और दूसरा प्रमुख कारण ये है कि जहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर बाढ़ हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। ये दो प्रमुख तरीके, मतलब कि जो दो प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह लिखेंगे किसी भूभाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न हो जाना, ठीक है, बाढ़ कहलाता। सामान्य से अधिक वर्षा या जल प्राप्ति का होना बाढ़ कहलाता है, ठीक है। बाढ़ उस समय प्राकृतिक प्रकोप बन जाती है जब उसके कारण अपार जनधन की हानि होती है। जब मान लीजिए मनुष्य भी मर जाए या फिर उसको समस्या हो जाए, बूढ़ जाए,
ठीक है, बीमार हो जाए या फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, और उससे क्या होती है भैया, रुपये पैसे धन गाड़ी दौलत सबकी हानि होती है जब आ जाता है तो। ठीक है, बाढ़ जो होती है नदी में सीमा से अधिक जल आ जाने के कारण भी होती है। तो इसी तरह बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शन देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन आप इस तरह लिख देंगे, बना बना के भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जिसका नाम है NDMP, ठीक है, 2016 पर आप लोगों की टिप्पणी लिखनी, पॉपुलर क्वेश्चन फंसेगा पक्का, ध्यान रखेंगे, पढ़ लीजिएगा इसका उत्तर। ठीक है, एक प्रबंधन योजना है जिसका नाम है NDP, ठीक है, NDMP ये योजना है, ये लागू की गई थी, उसके बारे में आपको रखना है, यानी कि आपदा जो आती है उनके लिए पूरी योजना बनाई गई, उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आ चुका, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता के अपक्षयन के विभिन्न कारण। लेकिन जैव विविधता ये आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में हमेशा आता है, कोई ऐसी परीक्षा छूटी नहीं जिसमें ये प्रश्न आया हो। जैव विविधता या फिर जैविक विविधता दोनों का मतलब एक ही होता है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि जैव विविधता जिसे हम जैविक विविधता भी कहते हैं। ठीक है, विविधता। ठीक है, और अगला प्रश्न है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, टिहरी बांध, ये भी परीक्षा में कई बार आ चुका, तो इसको भी आपको फोकस कर लेना है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन रोकने के उपाय बताइए, यानी कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, भी कई बार आ चुका परीक्षा में। ठीक है, तो इस PDF में वो सारे क्वेश्चन हैं और उसके उत्तर हैं जो पिछले सालों में कई बार रिपीटेड हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में इस बार आने की पूरी उम्मीद है। तो इनमें दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। बाकी हमारे पास एक और PDF है, ठीक है, जियोग्राफी थर्ड सेमेस्टर की, जो कि आप लोग हमें मैसेज करेंगे तो ये PDF तो हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे अभी जस्ट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जो छात्र में मैसेज करेंगे, अगर जो छात्र में मैसेज करेंगे कि सर हमें दोनों PDF दीजिए, तो हम उन छात्रों को दोनों PDF दे देंगे, ये देंगे, एक और हमारी PDF है उसको भी दे देंगे। तो गारंटी लेता हूँ पूरा का पूरा जो आपका 75 नंबर का पेपर होगा, 75 आप नंबर के फंस जाएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि उस PDF के बाहर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपकी परीक्षा में, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से बना है एक तरीके से, मान लीजिए, इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें, और PDF को प्राप्त करने के लिए मैसेज जरूर करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेली व्हाट्सएप का। जय हिंद।